नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एडवांटेजेस। तुमने इतनी डिटेल में सुन ली बातें, एडवांटेजेस भी तो पता होना चाहिए। पहली चीज तो प्रोडक्ट एक्सेप्टेंस, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तुम जानते हो हमारे यहां पे हम जिन एरिया से बिलोंग करते हैं, भाई बर्गर किंग खुला था, बर्गर किंग। भाई लिटरली बता रहा हूं, अच्छे से अच्छे रईस लोग, बढ़िया टिप टॉप लोग, वो बर्गर किंग में टोपी नहीं आती, वो कागज की टोपी, बर्थडे जैसी टोपी, भाई हर कोई लगाए बैठा, जस्ट टू प्रूव कि उन्होंने बर्गर किंग का वो बर्गर खाया है। मतलब कितने इंटरेस्टेड हो गए लोग। क्या उस पर्टिकुलर हमारे यहाँ जो मॉल है उसके अंदर जो बर्गर किंग का स्टोर खुला, क्या उसके लिए कुछ बहुत करना पड़ा? नहीं, लोगों को बस ये लग गया कि मैकडी तो हर जगह है, केएफसी तो हर, बर्गर किंग आया है, लोग टोपियां पहन पहन के बर्गर खा रहे हैं। ये नहीं कि बनवा लिए तो अपने बच्चे को पहना दें या घर ले जाके किसी छोटे नहीं, खुद पहन, 40 साल के, अच्छी बात है पहनो, बट दैट शोज हाउ मच अ कस्टमर कैन सेलिब्रेट अ लॉन्च ऑफ अ प्रोडक्ट इन देयर ओन एरिया। तो यहां पे कस्टमर एक्सेप्टेंस है या प्रोडक्ट एक्सेप्टेंस जो है वो प्रोडक्ट को लेके काफी इजीली मिल जाती है, बिकॉज यू आर ऑलरेडी पॉपुलर। तुम्हें मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। कस्टमर विल बी सो हैप्पी कि आपका प्रोडक्ट वहां तक पहुंच गया है, कस्टमर की रीच तक पहुंच गया है, उसे दूसरी सिटी में नहीं जाना पड़ेगा। तुम जब नया बिजनेस मॉडल चालू करते हो ना, तो तुम्हें तब तक नहीं पता चलेगा जब तक उतना रगड़ोगे नहीं उस बिजनेस के अंदर, बिकॉज तुम्हें फिर ट्रेनिंग देनी पड़ती है जो तुम्हारे अंडर काम करते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड लगाना पड़ता है, कौन सी चीज वर्क करती है कौन सी चीज नहीं, एम्प्लॉइज से कैसे काम निकलवाया जाए वो नहीं पता होता तुम्हें। लेकिन इसके अंदर वो मैनेजमेंट एक्सपर्टीज है, जैसे मैंने बोला ना, ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड होता है उनका, ऑपरेशन का मेथड होता है, बिजनेस एक ऑर्डर होता है, एक तरीका होता है काम करने का। यहां पे मैनेजमेंट एक्सपर्टीज आ जाती है। आपको ट्रेनिंग दी गई, इस तरीके से काम करना है, आप उससे ना इस तरफ प्लस ना उस तरफ माइनस कर सकते हो, जैसा बोला वैसा काम करना है। इससे एफिशिएंसी लेवल बहुत इंप्रूव हो जाता है। हां, तुम लोग इस बात से मेरे से जरूर आर्ग्यू कर सकते हो कि कैपिटल रिक्वायरमेंट तो फ्रेंचाइजी मॉडल में बहुत ज्यादा चाहिए, लेकिन तुम लोग किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हो कि मैं अपना बिजनेस चालू खुद का करता हूं तो शायद मैं 20-25 लाख में चालू कर दूंगा, लेकिन अगर मैं किसी की फ्रेंचाइजी लेता हूं तो बाबा जी फिर तो 5-6 करोड़ देने पड़ते हैं, इवन मैकडी के लिए तो 5 करोड़ देने ही पड़ते हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए यार बाबा जी, तो फिर तो फ्रेंचाइजी मॉडल ज्यादा एक्सपेंसिव हुआ ना। तो ये जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है इसमें कैसे बेनिफिट हुआ, बात को समझो। अगर तुम 5 करोड़ की फ्रेंचाइजी खोलते हो तो तुम्हारा टर्नओवर भी 10-20 फोल्ड्स होगा। मतलब तुम्हें जो टर्नओवर मिलेगा वो तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। यानी जो तुम कैपिटल लगाने की सोच रहे हो 25 लाख की, मे भी हो सकता है वो 2 से 3 महीने में रिकवर हो जाए फ्रेंचाइजी मॉडल के अंदर। तो उस कॉन्टेक्स्ट में सोचो, उस कॉन्टेक्स्ट में समझो कि वहां पे तुम कितना पैसा सेव कर सकते हो कि अगर सेम 5 करोड़ का तुम खुद का बिजनेस चालू करते, उस लेवल पे एम्प्लॉइज को ट्रेन करते, उस हिसाब से रिसर्च वर्क करते, प्रमोटर्स को लगाते, सारा ग्राउंड बेसिस से चालू करते, तुम्हारा कितना पैसा यानी कितने रिसोर्सेस और कितना वक्त जाया होता। अच्छा, तुम लोग को मैं टाइम लेवल पे समझाता हूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कोई भी एक नया बिजनेस स्टार्टिंग विद अ कैपिटल ऑफ से फॉर एग्जांपल 5 to 10 crores विल रिक्वायर एटलीस्ट 1 or 1.5 years ऑफ एग्जैक्ट रिसर्च वर्क। बट क्या इसमें जरूरत होती है? नहीं। तुम्हें कस्टमर मिल रहा है, तुम्हें प्रोडक्ट मिल रहा है, तुम्हें ब्रांड नेम मिल रहा है, तुम्हें ट्रेडमार्क मिल रहा है, तुम्हें सारी चीजें बनी बनाई मिल रही हैं, एंड यू विल स्टार्ट सेलिंग दैट प्रोडक्ट इन द मार्केट, एंड फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे तुम्हारे जेब में पैसा होगा। दैट इज द पावर ऑफ फ्रेंचाइजिंग, एंड दैट इज द रीजन कैपिटल रिक्वायरमेंट में जब कैपिटल और टाइम की बात आती है तो उसको सेफर साइड कहा जाता है, या बोला जाता है यू विल सेव अ बिट, नॉट लाइक वेरी मच बट टू अ सर्टेन पोर्शन। फिर आता है नॉलेज ऑफ द मार्केट। जो भी वेल एस्टेब्लिश्ड फ्रेंचाइजीज होती हैं वो जानती हैं कि किस एरिया में क्या मॉडल वर्क करता है। केएफसी इंडिया में कितनी मार खा के गया था एक अर्ली स्टेज में जब उसने बीफ बेचना चालू कर दिया था, एंड जो हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट थे वो हिला दिए थे, तो केएफसी को भागना पड़ा था इंडिया से। फिर केएफसी वापस आया, फिर खुद को एस्टेब्लिश किया। तो सोचो इन्होंने कितना रिसर्च वर्क किया होगा, कितना मार्केट स्टडी किया होगा, तब जाके ये इंडिया में आज एस्टेब्लिश्ड हैं और जानते हैं कि हर एक घर का बच्चा या बड़ा इंसान कैसे पैसा खर्च करेगा, कैसे उनकी जेब से पैसा निकाला जा सकता है। तुम्हें क्या लगता है वो जो आलू पैटी आता है मैकडी का, वो कैसे 25-30 रुपए में आता है? कैसे वो जो वो कुछ कार्टून वाले क्या देते हैं वो मैकडी के साथ, जॉय कुछ देते हैं ना मैकडी के साथ, हैप्पी मील, कैसे वो इंट्रोड्यूस हुआ? बिकॉज वो जानते हैं कि अगर माँ बाप अपने बच्चे को लेके जाते हैं तो बच्चा किस चीज की जिद करता है, खिलौने की, और वो वहां पे अवेलेबल है तो बच्चा जरूर मांगेगा। और हैप्पी मील में ना सिर्फ वो खिलौना देंगे बेटा, साथ में बर्गर भी चिपकाएंगे। तो यहां पर उनकी जो नॉलेज है अबाउट द मार्केट, इट इज वेरी गुड। आपको रिसर्च नहीं करना, एंड दैट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एडवांटेज ऑफ दिस फ्रेंचाइजी मॉडल। और सिर्फ इतना ही नहीं होता, अगर मैं तुम्हें यहां पे और डिटेल में लेके जाऊं, सम फ्रेंचाइजर्स कंडक्ट लोकेशन एनालिसिस।
जो फ्रेंचाइजी देने वाले लोग होते हैं वो लोकेशन को आके देखेंगे, मार्केट रिसर्च करेंगे ऑफ द एरिया दैट माइट इंक्लूड एन असेसमेंट ऑफ द ट्रैफिक, डेमोग्राफिक्स, बिजनेस कंडीशंस एंड कॉम्पिटिशंस। हर एक चीज को वो देखेंगे और उसके हिसाब से वो फ्रेंचाइजी ओपन की जाएगी। मतलब मैंने लिटरली इतना सब कुछ करने के बाद भी देखा है कुछ फ्रेंचाइजीज बंद होती हैं बट उनका रेशियो बहुत कम है। स्टारबक्स जैसी चीज, स्टारबक्स जैसा ब्रांड कभी भी किसी एक मिडिल एवरेज फैमिलीज जहां पे रहती है या मिडिल एवरेज सोसाइटी जहां पे एस्टैब्लिश होती है वहां पे नहीं बेचेगा, हमेशा प्रीमियम जहां क्रीम क्राउड होगा वहां पे बेचेगा। सो दिस इज व्हाट देयर रिसर्च वर्क इज। आपको उस चीज में दिमाग लगाना ही नहीं है, आपको बस मार्केट में फ्रेंचाइजी मॉडल लेके आना है और प्रोडक्ट पहले दिन से सेल करना चालू करना है। बाकी सारे जितने रिसर्चर्स हैं जिसमें बहुत पैसा लगता है वो आपको खुद फ्रेंचाइजर करके देगा। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग एंड स्ट्रक्चरल कंट्रोल। द फ्रेंचाइजर पर्टिकुलरली इन द फूड बिजनेस आइडेंटिफाइज परवेयर्स, मतलब जो प्रोवाइडर्स होते हैं, राइट, एंड सप्लायर्स दैट मीट द क्वालिटी स्टैंडर्ड एस्टैब्लिश्ड। सप्लाईज आर एक्चुअली प्रोवाइडेड बाय द फ्रेंचाइजर्स। मतलब क्या हुआ, यही पूछना चाहोगे ना। सबसे बड़ी बात फ्रेंचाइजी मॉडल के अंदर यह है कि तुम्हें एज अ रिटेलर टेंशन ही नहीं लेना। अगर डोमिनोज ने तुम्हें फ्रेंचाइजी दी है तो तुम्हें यह टेंशन नहीं होना चाहिए कि यार वो पिज्जा जो बना रहे थे उसके अंदर प्याज खत्म हो गई है, तो डोमिनोज का एक बंदा बाहर खड़ा हुआ है प्याज के ठेले पे और 2 किलो प्याज खरीद रहा है। ऐसा कभी नहीं देखने को मिलेगा। एंड देयर इज अ रीजन, बिकॉज डोमिनोज ने जुबिलिएंट फूडवर्क्स को रख रखा है अपने पूरे रॉ मटेरियल के लिए। उनके पास डीप फ्रीजर है सारी चीजें पहले से प्रिजर्व करके रखने के लिए, जहां से वो जब भी रिक्वायरमेंट होती है चीजें उठा के लेके आ सकते हैं। ना आपको क्वालिटी स्टैंडर्ड्स की फिक्र करनी है, ना आपको रॉ मटेरियल महंगा मिल रहा है सस्ता मिल रहा है उसकी फिक्र करनी है, ना आपको ये देखना है कि आपके पास कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है, क्योंकि ये सारी चीजें आपको फ्रेंचाइजर ऑलरेडी प्रोवाइड करा रहा है। सो आपकी क्वालिटी मेंटेन हो रही है, आपके स्टैंडर्ड्स मेंटेन हो रहे हैं, प्लस तुम्हें किसी भी बात का टेंशन नहीं लेना है। तुम्हें सिर्फ उस प्रोडक्ट को, अगेन मैं बोलूंगा, मार्केट में सेल करना है। अब तुम्हारे दिमाग में क्या आ रहा होगा, अगर ये सारी विन विन सिचुएशन रिटेलर के लिए है तो फिर फ्रेंचाइजर फ्रेंचाइजी देगा ही क्यों, वो खुद ही ना खोल ले। देखो भाई, फ्रेंचाइजर भी किसी ना किसी लेवल पे जाके अपाहिज हो जाता है, यानी उसको सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। वो चाहता है कि जिस मार्केट को वो खुद जाके पेनिट्रेट नहीं कर सकता, अगेंस्ट पेनिट्रेट मतलब होता है उस मार्केट में नहीं घुस सकता। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि अगर वो अकेला जाएगा तो उसकी कॉस्टिंग बहुत बढ़ जाएगी, उसको बहुत ज्यादा कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी। तो वो रिटेलर्स का सहारा लेता है ये जानते हुए कि हाँ हमें कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी, लेकिन अल्टीमेटली हम उस पर भी प्रॉफिट कमा लेंगे। नॉट दैट मच अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बट हाँ सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। तो क्या बोला गया, क्विक एक्सपेंशन। क्या होगा ज्यादा से ज्यादा कि अगर फ्रेंचाइजी मॉडल पे जाता है कोई भी फ्रेंचाइजर तो उसे एक फ्रेंचाइजी से उतना प्रॉफिट नहीं हो रहा जितना वो खुद जाके करता है। ये तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि मैं खुद ही ना चला जाऊं एज अ मैन्युफैक्चरर, तो ठीक है नहीं मिल रहा। लेकिन अगर वो उसी चीज पे हर 4-5 किलोमीटर, प्रियांशु कितने पे खोलते हैं फ्रेंचाइजी? 5 किलोमीटर एरिया की कैपेसिटी होती है। अच्छा, एरिया की कैपेसिटी देखी जाती है, उसके हिसाब से हर स्पेसिफिक एरिया के हिसाब से आप फ्रेंचाइजी मॉडल ओपन कर सकते हो। तो सोचो अगर वही मैकडी ने क्विक एक्सपेंशन करना चालू कर दिया तो शायद वो एक फ्रेंचाइजी मॉडल से उतना नहीं कमा पा रहे, बट बिकॉज वो बहुत सारे रिटेल आउटलेट्स खोल देंगे वहां से वो कितना सारा कमा लेंगे, या फ्रेंचाइजी आउटलेट खोल देंगे तो कितना सारा वहां से वो पैसा कमा लेंगे। सो दैट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट फ्रेंचाइजी मॉडल कि जो मैन्युफैक्चरर है उसको क्विक एक्सपेंशन मिलता है। सेकेंड कम्स कॉस्ट एडवांटेज। अगेन जैसा मैंने बोला कि अगर ये मॉडल वो फॉलो ना करें तो उनके लिए कॉस्टिंग बहुत हाई हो जाती है, बिकॉज उसके लिए उनको फिर सब ऑपरेशंस देखने हैं। इवन उन्हीं को वो सारी चीजें देखनी है कि कैसे सारी चीजें होंगी। रिटेलर के पास नहीं है अब वो चीजें, अब वो उनको करनी है, वहां पे उनकी कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है। लेकिन रिटेलर को देने के बाद उनके दिमाग से एक तो टेंशन हट गया, टाइम हट गया कि उनको वो टाइम देना है। रिटेलर सारी चीजें देखेगा, जो भी रॉयल्टी बनेगी वो कंपनी के पास पहुंच जाएगी। तो यार मैं अपने दोस्त को ना ऐसे ही बड़ी एडवाइस दे रहा था। मैंने कहा भाई एक काम कर यार, मैं मतलब जब ये प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था ना, ये एंटरप्रेन्योरशिप के पूरे जो वीडियोस वगैरह शूट करने थे, तो ये चैप्टर पढ़ के भाई एकदम हाई हो गए। मैंने सोचा अपन भी एडवाइस देंगे, तो अपन अपने दोस्त को एडवाइस देने चले गए। मैंने उससे बोला भाई एक काम कर कि फ्रेंचाइजी मॉडल खोल भाई, तू भी अच्छा खासा पैसा है, एंड वो भी अमीर घर से, तो उसको कोई दिक्कत नहीं थी। बोलता भाई सब सही है, इवन आज मेरे पास कैपिटल भी इतना है कि अगर ये फ्रेंचाइजी मॉडल में मैं पैसा इन्वेस्ट करना चाहूं मैं अपफ्रंट कर सकता हूं, लेकिन एक ही दिक्कत है। मैंने भी पूछ लिया क्या भाई बता तो, आखिर दिक्कत क्या है जब पैसा हाथ में आ रहा है। बोल रहा है यार मैं अभी इस स्टेज में हूं लाइफ के जहां मैं एक्सप्लोर करना चाहता हूं, जहां मैं क्रिएटिव होना चाहता हूं। खैर वो शेफ है, मैं पहले ही बता दूं। तो उसका ये कहना था कि यार इतने पैसे से मैं अपना खुद का रेस्टोरेंट खोलना चाहता हूं, मैं खुद से कुछ करना चाहता हूं, और फ्रेंचाइजी मॉडल अगर आ गया तो मुझे स्ट्रिक्टली उनके अकॉर्डिंग काम करना है।
दैट मीन्स मैं खुद का तो कुछ कर ही नहीं सकता, कोई क्रिएटिविटी नहीं लगा सकता, कुछ अपना प्रोडक्ट बना के नहीं बेच सकता। इट्स ऑल विद अ स्टेप और विद अ प्रोसीजर जो मुझे करना पड़ेगा, एंड मैं अभी उसके लिए तैयार नहीं हूं। तो मैं पहले ही बता देता हूं, दिस फ्रेंचाइजी मॉडल इज नॉट फॉर समवन जो उस फील्ड से है और जो ये चाहता है कि भैया मैं उसमें क्रिएटिविटी दिखाऊं या अपना कोई प्रोडक्ट मार्केट में बेचूं अपना बना के उस फ्रेंचाइजी मॉडल के तहत। दैट इज जस्ट नॉट पॉसिबल। सो लिमिटेशन फ्रेंचाइजी लेने वाले के लिए, जो ले रहा है, फ्रेंचाइजी कहते हैं उसको, उसके लिए है राइट एंड द ओनली वे ऑफ डूइंग थिंग्स। देयर इज वन एंड दैट इज द ओनली सही वे, राइट वे ऑफ डूइंग थिंग्स। आप फ्रीडम लूज कर देते हो, आप इनोवेटिव नहीं हो सकते, आप क्रिएटिव नहीं हो सकते, आप कोई चीज अपने अकॉर्डिंग नहीं कर सकते। कॉस्ट इंप्लीकेशन भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। होता क्या है, आपको अपफ्रंट एक तो कॉस्ट देनी है जो आपने फ्रेंचाइजी ली है उसकी 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़, फिर उसका अंत नहीं है, एक तो आप वो दे रहे हो, ऊपर से आप अपने रेवेन्यू को भी शेयर कर रहे हो। एक सर्टेन परसेंटेज एज अ पार्ट ऑफ रॉयल्टी, अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू गेट्स परपेचुअली शेयर्ड विद द फ्रेंचाइजर, सॉरी माफी चाहूंगा। तो अगर आप वो भी कर रहे हो तो आपके ऊपर एक बहुत हैवी कॉस्ट बर्डन आ रहा है, कॉस्ट इंप्लीकेशन आ रहा है, जिसको आपको बेयर करना है एज अ रिटेलर। मैन्युफैक्चरर को आपको पैसा देना है, तो आपको वो चीज भी बहुत ध्यान रखनी है ना। अगर एक और पॉइंट मैं तुम्हें बताऊं, बड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट हो जाता है ये कि रिस्क ऑफ फ्रेंचाइजर गेटिंग बॉट। अब अगर कोई फ्रेंचाइजी तुम लेके बैठे हो, सोचो वो फ्रेंचाइजी बिक जाए, किसी और के अंडर आ जाए, तो तुम्हारे तो पांव तले धरती खिसकने वाली बात हो गई कि तुमने अभी अभी फ्रेंचाइजी ली थी और जिसकी फ्रेंचाइजी ली थी वही बिक गया, उसका नाम ही डाइल्यूट हो गया। स्पेशली जब नाम ही डाइल्यूट हो जाए, वो खत्म हो जाए, उसको टेक ओवर कर लिया जाए और कोई और नामकरण कर दिया जाए, यहां पे ये एक लिमिटेशन आ जाती है। तो इसका एक जीनियस उपाय भी है। खैर वैसे ये सारी न्यूज़ बाहर नहीं जाती, तो जब तक हो नहीं जाएगा तब तक तुम्हें पता नहीं चलेगा। जैसे वार्नर ब्रदर्स, और अभी मैं यूनिवर्स उसका डिस्कवरी का बताऊंगा कि वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी हो गया है अब, तो ये न्यूज़ वैसे बाहर भी नहीं आती। तो हाँ, ये एक लिमिटेशन तो है, बिकॉज नो मैटर हाउ मच यू आर प्रिपेयर्ड फॉर, तुमने पूरी बैक एंड स्टडी करके रखी है, तुमने सब कुछ पता करके रखा है, बट फिर भी ऐसा होता है कि यू आर नॉट नोइंग, एंड वो फ्रेंचाइजी जिसकी ली थी वो कंपनी ही बिक जाती है। और एक चीज भूलनी नहीं है, हो सकता है फ्यूचर में तुम चाहोगे किसी की फ्रेंचाइजी उठा लो, तो ध्यान रखना कि कई बार वो फ्रेंचाइजीज वो सर्विसेज नहीं देती हैं जो उन्होंने प्रॉमिस करके रखी है। सो व्हेन प्रॉमिसेस मेड इन द फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट आर नॉट केप्ट, द फ्रेंचाइजी में बी लेफ्ट विदाउट एनी सपोर्ट। मतलब क्या हुआ कि बहुत सारी चीजें एग्रीमेंट में बोल तो दी गई, लेकिन अगर उन्होंने वो सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की तो आप खुद से तो चला नहीं सकते, बिकॉज वो अगेंस्ट जाना हो जाएगा। और वो कंपनीज इतनी बिग होती है जिनके खिलाफ आप कुछ ऐसा एक्शन भी नहीं ले सकते, इवन लीगल एक्शन लेने में सालों लग सकते हैं। और वो सर्विसेज ना मिलने के कारण वो फ्रेंचाइजी मॉडल कई बार वर्क नहीं करता है। लेट मी एक्सप्लेन हाउ। मैं कई बार ये चीज एक्सप्लेन भी कर चुका हूं, लेकिन मैं तुम्हें फ्रेश आइडिया देता हूं। मैं एक बार ना एक ऐसी मैकडी स्टोर गया। अब आप बोलोगे बाबा जी क्या मैकडी स्टोर जाते रहते? भाई देखो, हम जिस सिटी में रहते हैं ना, वहां सबसे ज्यादा इजीली अवेलेबल मैकडी रहा है, तो मैं उसी की बात करूंगा। तो एक मैकडी में मैं गया, एंड बिलीव मी, उस मैकडी की हालत ऐसी थी जिसको मैं समझा भी नहीं सकता, बयां भी नहीं कर सकता। एक बार मैं एक किसी सिनेमा फ्रेंचाइजी में भी गया था, कैपिटल वगैरह किसी में गया था, या आई डोंट नो विच काइंड ऑफ फ्रेंचाइजी इट वाज, बट उसकी हालत बहुत बुरी थी। लाइक चाहे वॉशरूम्स ले लो, चाहे थिएटर, कार्निवल, आई रिमेंबर नाउ, कार्निवल थिएटर था, इतनी बुरी हालत में, आगरा में है वो, इस मॉल के अंदर जहां मॉल का प्लास्टर झड़ के गिर रहा था, इतनी बुरी हालत थी। एंड उस कार्निवल मतलब कार्निवल वो सिनेमा थिएटर हॉल जो था, उसके अंदर दे वर नॉट इवन प्रोवाइडिंग गुड सर्विसेज। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कार्निवल सिनेमा में नहीं हूं, किसी एवरी लोकल सिनेमा में आ गया हूं। नाउ आई डोंट नो कि वो कार्निवल फ्रेंचाइजी अभी तक है या नहीं है, बट मुझे जहां तक लगा, बिकॉज आई वाज सीइंग द ब्रांड नेम, ऐसा समझ में आ रहा था कि दे वर नॉट गेटिंग दो सर्विसेज। वहां पे उनको वो सर्विसेज नहीं मिल रही हैं जिनसे बीइंग अ कस्टमर मुझे तो वो गुड वाइब नहीं आई जो मुझे कार्निवल सिनेमा से आती है, जो मैंने उनका फ्रेंचाइजी मॉडल बाहर जगह देख रखा है, दिल्ली वगैरह में देख रखा है। सो दैट कैन बी वन ऑफ द प्रॉब्लम, जहां पे आप वो मेंटेन ही नहीं कर पाओ बिकॉज यू आर नॉट गेटिंग द सर्विसेज फ्रॉम द फ्रेंचाइजी। और हाँ, कोई तुमसे पूछ ले कि फ्रेंचाइजर को क्या दिक्कत हो सकती है, वैसे मैंने स्पेलिंग मिस्टेक की है तो मैं करेक्ट कर दूं, वरना बाद में तुम लोग मेरे को है ना चैट सेक्शन में बोलना चालू कर दो। तो फ्रेंचाइजर क्या है यार प्रतीक यार, विच काइंड ऑफ मिस्टेक्स आर दिस? तुम तो सुन भी नहीं रहे, चलो ठीक है। तो अगर फ्रेंचाइजर के लिए कोई लिमिटेशन बोली जाए तो वो क्या लिमिटेशन होगी? भाई सिंपल सी लिमिटेशन है, फाइंडिंग क्वालिटी फ्रेंचाइजी। मतलब एक ऐसा बंदा फाइंड करना, एक ऐसी लोकेशन फाइंड करना जहां पे वो रेवेन्यू जनरेट हो सके जो एक फ्रेंचाइजर एक्सपेक्ट कर रहा है। क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत हिंदी में समझाया था
कि फ्रेंचाइजर वैसे ही बहुत कॉस्टिंग उठा रहा है, बहुत कॉस्ट बेयर कर रहा है, सब ट्रेनिंग वगैरह करवाने के लिए, वहां पे एक फ्रेंचाइजी एस्टेब्लिश करने के लिए वो फ्रेंचाइजर वैसे ही बहुत कुछ रिस्क ले रहा है। और फिर अगर वो फ्रेंचाइजी नहीं चलती है, एक राइट फ्रेंचाइजी नहीं मिलती है, मतलब राइट इंसान, रिटेलर नहीं मिलता है जो फ्रेंचाइजी चला सके, दैट कैन बी वन ऑफ द बिगेस्ट लिमिटेशन दैट अ फ्रेंचाइजर कैन फेस।